हाय एवरीवन, मैं सूरज सिंह। आज आप लोगों को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहा हूँ। इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या इफेक्ट आता है, मतलब उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो हमारा जो फाइनल पढ़ने जा रहे हैं वो होगा कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी हम करंट कंडक्टर को ले जाएंगे तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा कि जब किसी करंट कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड ले गए तो करंट कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड और हम जहाँ पर रख रहे हैं उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड। तो कंफर्म है कि जो हमारा करंट कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होगा और अपोजिट पोल्स जो कि हमारा कंडक्टर में जो करंट कंडक्टर होगा उसमें अपोजिट पोल्स बनेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल, और बाहर रखा हुआ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। वो अपोजिट पोल्स के प्रति क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे। मतलब अगर नॉर्थ है तो साउथ की तरफ अट्रैक्शन होगा, और जब ये अट्रैक्शन होगा तो उसमें रोटेशन टेंडेंसी आएगी। क्या आएगी? रोटेशन की टेंडेंसी। तो वही हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक होगा फोर्स एक्सपीरियंस इन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कंडक्टर रहते हैं तो उसमें क्या फोर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि जब किसी कंडक्टर को हम रैप करते हैं किसी सॉलिड को हम तैयार करते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द सोलेनॉइड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है किसमें, आर्टिफिशियल मैग्नेट में। आर्टिफिशियल मैग्नेट कह सकते हैं, सोलेनॉइड कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग कह रहे हैं कि करंट और उसमें फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब जब फील्ड के डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या उसमें फोर्स भी चेंज होगा, जिस तरह हम वही यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जब हम किसी करंट कंडक्टर को किसी हाउस मैग्नेट के बीच रखते हैं और उसमें हमें करंट लगाया हुआ है तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होगा। और जब नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होगा तो क्या होगा, इसमें टुवर्ड्स नीचे, मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, मोशन होगा, मतलब मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही हमने करंट पे डायरेक्शन को चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया। हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर सपोज जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पर नेगेटिव कर दिया तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और हमने कहा कि करंट का अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन चेंज होगा वो उसका जो मोशन था वो पहले जैसा नहीं होगा, उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या मिला, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने से उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था वो भी चेंज हो जा रहा है। तो इसका हमको एडवांटेज बेनिफिट लेना था। अब देखते हैं कि अगर ये फील्ड है, करंट है, फील्ड है और फिर उसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, इनको किस तरह से किसी फिजिशियन, किसी साइंटिस्ट ने अरेंज किया। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल बताया, बहुत ही इजी तरीके से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से ये बताया कि अगर हम करंट को और फील्ड को हम किसी डायरेक्शन में अरेंज करेंगे तो उसका जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। फ्लेमिंग ने बताया कि अगर हम लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर फिंगर, हमारे पूरे 5 फिंगर्स में सबसे सेंटर में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर फिंगर। इसको बोलेंगे 4 फिंगर एंड इसको बोलेंगे थंब। ठीक है, सेंटर फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब। तो फ्लेमिंग ने कहा कि अगर हम अपने सेंटर फिंगर, 4 फिंगर और थंब को कुछ इस तरह से अरेंज करें, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ अगर क्या, if our 4 finger represent the direction of field, 4 finger represent the direction of field and our center finger represent the direction of current, then our thumb definitely will show the direction of motion or the force। मतलब फोर्स जिधर लगेगा उधर ही मोशन होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर फील्ड को 4 फिंगर रिप्रेजेंट करे और इस सेंटर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करे तो उन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस कंडक्टर में। क्लियर हुई बात? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग कुछ डिवाइस तैयार किए, जैसे मोटर हमारे
किसके हेल्प से बना हुआ है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बना हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप करेंगे, क्योंकि आज हम इसी में कुछ मेहनत करेंगे समझेंगे, क्योंकि आसान नहीं है। तभी हम आपको एनिमेशन, फिगर या अलग मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को निकालेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक पहले से फिगर बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, कह सकते हैं कि एक स्केच बनाया हुआ है, किसका? मोटर का बनाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, रियल में जो मोटर होता है ऐसा नहीं होता है। रियल का जो मोटर की पिक्चर होती है इस तरह की नहीं होती है, लेकिन इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। तो हम यहाँ पे इस मोटर के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वर्किंग थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बताएं कि नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। किसी दो बार मैग्नेट को लेते हैं, एक को हम यहाँ पे इस तरफ फेस करते हुए नॉर्थ पोल की तरफ फेस करते हुए रख देते हैं, और यहाँ पे इस तरफ से साउथ पोल की तरफ फेस करते हुए रख देते हैं। ऐसा किए क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रही है। हम फिर से देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, एंड सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करे? करंट के। अब हम यहाँ पे ले जाकर के इसको रखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हम थंब को इस बोर्ड के अंदर ले जा रहे हैं, थंब को बोर्ड के अंदर ले जा रहे हैं, और हमारा जो फोर्थ फिंगर है डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, मतलब फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ फिंगर, और करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए टू बी मतलब ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपने फिंगर्स को सेट किए कि फील्ड के डायरेक्शन को फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट करे और सेंटर फिंगर जो हमारे करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स इनसाइड द बोर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो एक बोर्ड के अंदर की तरफ जब जाएगा तो इसके अंदर गया। अब चलिए हम आगे समझते हैं। अब यहाँ से जो करंट गया इधर आया, अब यहाँ पे फिर से हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या किया कि जब हम इसको करंट के डायरेक्शन, हमने फील्ड देखिए ये हमारा फील्ड है, फील्ड को हमने इस तरह से सेट किया, फील्ड हमारा इधर ही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? टुवर्ड्स डाउन साइड, टुवर्ड्स द डाउन साइड। देन आवर हमने रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब किधर? ऊपर की तरफ। अब ये यहाँ पे हमने देखा कि करंट ऊपर जा रहा था, जब करंट ऊपर जा रहा था तो ये क्या हुआ? नीचे की तरफ फोर्स लगा, और इस यहाँ पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है। मींस यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो आपने पढ़ा है कि जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं वहां पे टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क मतलब वहां पे टेंडेंसी आती है रोटेट करने की, तो यहाँ पे रोटेट करने की टेंडेंसी आ गई, आ तो गई, लेकिन हमने करंट को दिया, इस पूरी हमको कंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। तो चलिए हम समझते हैं कि हमने करंट दिया कैसे होगा। हमने क्या किया? बैटरी लगाई, ठीक है। अब बैटरी को समझते हैं, यहाँ पे सेमी पुल्ली लगाया हुआ है, सेमी पुल्ली मतलब आधी पुल्ली लगी है, और उसके पीछे से यहाँ पे ब्रश, कार्बन का ब्रश लगा होता है, वो उस पर घिसता रहता है कि वो फ्री टू मूव होता है, मतलब वहां से मूव कर सकता है। अब एनिमेशन के थ्रू, पिक्चर के थ्रू समझिएगा कि यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ब्रश B1 एंड B2 दो ब्रश यहाँ लगाए गए हैं, एक्स या वाई कह सकते हैं, यहाँ पे एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट किए गए हैं दो ब्रश। अब इसके पीछे से हमने क्या लगा दिया? ब्रश कनेक्टर कर दिया बैटरी से, यहाँ से भी बैटरी कनेक्ट कर दिया। जब सेमी पुल्ली को उसने टच किया तो क्या हो गया? नीचे की तरफ गया। जब ये नीचे की तरफ गया पुल्ली क्या हो गई? जो सेमी पुल्ली यहाँ पे लगी हुई है वो घूम गई तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और ये अंदर से होते हुए पोर्शन कहाँ पे आएगा? ऊपर आ जाएगा, इस साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ है, 3D फिगर है, बट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा, फिर यहाँ इस पार्ट में आ जाएगा, ये सेमी पुल्ली इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो नीचे से होते हुए ये सेमी पुल्ली इस साइड वाली वहां चली जाएगी ब्रश वाई के पास। फिर वही चीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? D to C। जब ये D इधर आ जाएगा, D कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया, और C कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और B कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और A कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जो करंट का डायरेक्शन C से D की तरफ था, नीचे की तरफ था, वो करंट डायरेक्शन अब D से C की तरफ हो गया, और जब D से C की तरफ हो गया फिर से वही
वो नीचे की तरफ जाएगा और करंट यहाँ पे बी से ए की तरफ हो गया तो ये ऊपर की तरफ आएगा और फिर से उसमें रोटेशन होना शुरू करेगा। एक कंटिन्यूअस रोटेशन होगा और हमारा जो मोटर है वो जनरेट होगा। तो ये किसके हेल्प से मतलब बनाया गया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से इसको जनरेट किया गया। तो हम इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो ये किसकी प्रिंसिपल वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दूसरा अगर हम इसको कहीं एक्सप्लेन करना चाहें कि हम इस प्रिंसिपल वास्तव में किस पे वर्क करता है, तो हम तो सीधे मानते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ये वर्क करता है। मतलब इसी के डायरेक्शन में इसका फोर्स मोशन डिसाइड किया जाता है। फ्लेमिंग ने जो लेफ्ट हैंड रूल दिया था कि अगर हम 4 फिंगर सेंटर फिंगर थंब को परपेंडिकुलरली अरेंज करें लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर सेंटर फिंगर और थंब को, देन एंड हमारा जो 4 फिंगर है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करे, सेंटर फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करे, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा, एक प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा कि हम इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लर्न कैसे करें। बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा ट्रिक्स बनाकर हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिक होगा वो देखते हैं कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर स्टैंड फॉर सी। तो सेंटर फिंगर, देखिए हमने 3 फिंगर की बात की है, बहुत आसान है। सेंटर फिंगर, तो सेंटर फिंगर स्टैंड फॉर करंट। देखिए हम दोनों में एक चीज आ रहा है सी, सेंटर फिंगर सी, क्लियर। 4 फिंगर, यहाँ पे 4 फिंगर है, इसकी हिंदी में क्या कहता है डोंट नो। तो 4 फिंगर जो है वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 फिंगर एफ स्टैंड फॉर एफ, फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ 4 फिंगर एफ स्टैंड फॉर फील्ड। थंब में यम का साउंड क्रिएट हो रहा है, थंब लिखना पड़ेगा हमको। थंब में यम का साउंड प्रोड्यूसर, यम स्टैंड फॉर मोशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बनाएंगे हम कि थंब में यम का डायरेक्शन साउंड क्रिएट हो रहा है और उसी में मोशन आ रहा है। और मोशन वही होगा जहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा। मीन्स हमारा जो थंब है मोशन और फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मोशन या फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आप लोग इस पे ध्यान देंगे। फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेंटर मींस करंट या फील्ड मींस फोर्स, देन आवर थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। यहाँ पे सॉरी फील्ड जो है 4 फिंगर जो है फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई? यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर करिएगा कि जो फील्ड है 4 फिंगर है फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, न कि फोर्स को। यहाँ पे फोर्स ना हटा करके लेकिन मोशन नाम रख लेंगे, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि इसके बीच में हमने एक्सल लगाया हुआ है, तो एक्सल लगा करके इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब जैसे ही हम चाहते हैं कि मोटर, ध्यान रखिए जो मोटर हमने बनाया हुआ है वो डीसी मोटर है। डीसी मोटर करने का मतलब है इसके जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने बताया कि यहाँ पे अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसका जो मोशन है, जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जब हमने पॉजिटिव दिया है तो इसमें जो रोटेशन हमने कहा कि इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमने यहाँ पे जब पॉजिटिव दिया तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव दिया, इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना शुरू कर देगा। क्लियर आ रही बात? ये ऊपर आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हम डीसी मोटर में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब मोटर पढ़ना है क्या हम एक सिंगल वायर लगा के मोटर पढ़ेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। हम मोटर एक सिंगल वायर से नहीं बनाएंगे, हम नंबर ऑफ वायर बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमने बताया कि जब फील्ड बनाना हो, फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो नंबर ऑफ टर्न्स हमको ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो हमने एक कॉइल दिखाया हुआ है ए बी, वो एक कॉइल में काम नहीं चलेगा। दूसरा, हमारा फील्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाया है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम इन फ्यूचर जैसे बनाएंगे, अभी अब मोटर एकदम स्टार्टिंग है, लेकिन अगर फ्यूचर बनाएंगे तो हम इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने कहा था कि जब कोई परमानेंट मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट होगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत टफ होगा, क्योंकि उसकी साइज बड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर हम फील्ड को स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक सोलेनॉइड लगाएंगे, यहाँ पर भी एक सोलेनॉइड लगाएंगे, देखेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा। और हमने कहा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया, सोलेनॉइड लगा करके हमने फील्ड भी बढ़ाया। अब देखिए तीसरा हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो करेगा करंट। किसको क्या करेगा? करंट। करंट जितना ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा, मतलब अगर करंट हमने कम दिया है तो जो उसका नंबर ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? वीक होगा। तो अगर हमको फोर्स स्ट्रॉन्ग करना है
कि यहाँ पे क्या करना होगा, करंट मुझे ज्यादा देना होगा। करंट अगर कम देंगे तो उतनी स्पीड से इतनी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बना पाएगा जितना हमको चाहिए। तो कुल मिलाकर के कुछ फैक्टर्स देखे, जैसे कि फील्ड देखा, नंबर ऑफ टर्न्स देखा। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब यहाँ कॉइल जो एक कॉइल लगाया गया है ABCD, वहां पर ढेर सारे कॉइल लगाए जाएंगे। और तीसरा हमने देखा कि करंट पे डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर्स हमको इस मोटर को अगर हम और अच्छे से, बहुत ज्यादा रोटेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोशन चाहिए, तो हम इन तीन चीजों पर ध्यान देंगे। और वही आजकल जो हम लोग फाइनल एक मोटर बन करके हमारे सामने प्रेजेंट हुई है, वो उसी तरह का मोटर है जिसमें नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाए गए हैं। और आप देखते हैं कि अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको सेम साइज, हम मोटर की बात करते हैं, फैन की बात करते हैं, क्योंकि फैन भी ये क्या होता है, मोटर ही होता है। तो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो उसमें एक ही प्राइस के, अलग अलग प्राइस के एक ही साइज के फैन मिलते हैं। 600, 700, 1000, 2000, 3000, इवन 5000, नहीं पता, 10,000 भी फैन आते हैं। तो वो अलग क्वालिटी होगी। लेकिन हम लिमिट से बात करते हैं कि अगर 700 और 2000 के बीच अगर हम फैन परचेज करते हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्या होंगे। तो जो 700 के फैन खरीदेंगे, परचेज करेंगे, उसमें पहला डिफरेंस हम दोनों में देखेंगे कि क्या वो कॉपर बाइंडिंग है कि एल्युमिनियम बाइंडिंग। क्योंकि जो कॉपर होता है एक अच्छा कंडक्टर होता है। अगर हम यहाँ पे इस कॉइल के प्लेस पे कॉपर का कॉइल लगाएंगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट है। और सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इसके लिए हमको एक अच्छा कंडक्टर चाहिए। अच्छा कंडक्टर होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। दूसरा ये तो हो गया कि चलो हमने कह दिया कि हमको कॉपर चाहिए, तो हो सकता है कि शॉपकीपर जो है हमको 1000 का फैन दे और 2000 का फैन दे। भाई इसी में सबको चूज करना होगा। 700 में तो हमारे पास एल्युमिनियम बाइंडिंग है। फिर क्या किए, अब हम देखेंगे कि अगर 1000 और 2000 फैन का सेम प्राइस, मतलब सेम साइज का फैन हमको 1000 में मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, सेम कॉपर मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका रीजन क्या होगा। तो अगला जो रीजन होगा वो होगा, अगला रीजन जो है वो होगा कि नंबर टर्न्स कितने हैं। मतलब अगर आपने कॉपर तो लगाया है लेकिन टर्न्स कितने दिए हैं। अगर आपने टर्न्स कम दिया है तो ये फील्ड क्या होगा, वीक बनाएगा। वीक बनाएगा मतलब वो धीरे चलेगा, धीरे से उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, वो अगर हमने लोड बहुत ज्यादा दे रखा है, उसमें फैन के ब्लेड चौड़े चौड़े हैं, तो क्या होगा, धीरे दिन ब दिन हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और वो जल जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स जो है एक ही या 10 ही या 100 कॉइल पे ही लगेगा इन कंपेयर टू 1000 कॉइल। अगर मुझे 1000 कॉइल में चाहिए, नंबर ऑफ टर्न चाहिए, और हमने सिर्फ 500 टर्न्स वाला फैन लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और वो जल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे भी ध्यान देना है। मतलब हम कहते हैं कि भाई इस पे कॉपर तो लगा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं या इसमें कॉपर कितना लगा है। हम लोग मोस्टली ऐसे ही पूछते हैं कि कॉपर क्यों, क्योंकि अभी तीसरा फैक्टर भी आएगा कि हमने, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने 1000 करा दिया, शॉपकीपर ने मुझे 1000 टर्न्स भी दे दिया, तो हमने एक चीज बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो एरिया क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। मतलब यहाँ पर जो कॉपर चाहिए हमें, वो उस थिकनेस, उसकी मोटाई भी होनी चाहिए। अगर मोटा वायर नहीं होगा, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगी, तो बहुत ही जल्दी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा तो वो जल जाएगा। तो अगर हमने शॉपकीपर्स का कि मुझे 1000 टर्न वाला ही चाहिए, उसमें अगर 1000 टर्न है तो मेरे वाले में भी 1000 चाहिए, तो ठीक है, उसने उठा के दे दिया, तभी हमको डिफरेंसेस मिला कि वो 1500 रुपए और 2000 रुपए क्यों है डिफरेंस। तब देखेंगे कि रियल में उसकी थिकनेस कितनी है। हो सकता है 2000 वाले फैन की जो वायर की थिकनेस है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, वो ज्यादा हो। तो जब ज्यादा होगा तो उसका जो वजन होगा, जो वेट होगा कॉपर का, वो ज्यादा होगा। तो फाइनली हम लोग शॉपकीपर से कह देते हैं मुझे दोनों में सेम अमाउंट का जो कॉपर वायर लगा है, दोनों में सेम अमाउंट का कॉपर वायर लगा होना चाहिए। मतलब अगर उसमें 500 ग्राम का कॉपर वायर लगा हुआ है, तो इसमें मेरे फैन में भी 500 ग्राम का कॉपर हो, ऐसा फैन दिखाइए। या 500 ग्राम, हमने देखा कि मेरे घर में ऑलरेडी एक फैन लगा हुआ है जिसमें 500 कॉपर लगा है, बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। तो हम मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे मुझे ऐसा कॉपर दीजिए जो कि कॉपर बाइंडिंग हो और उसे 500 ग्राम का 500 कम से कम कॉपर हो। हम समझ रहे हैं, हम बातों को समझ रहे हैं कि अगर कॉपर ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, उसका मोशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, तो मोशन भी अच्छा होगा। मतलब उससे नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब वो जब वो रोटेट करेगा तो अच्छे से रोटेट भी करेगा। अगर उस पर बहुत ज्यादा टाइम तक चलाए तो उसमें हीटिंग इफेक्ट तो नहीं करेगा, जिस कारण से वो जल सकता है।
तो हम मोटर पे ये सब चीज़ों को ध्यान देते हैं। लेकिन अब आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो सेम टू सेम यही होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इन अबाउट 1800 सेंचुरी में आए थे। उन्होंने क्या कहा वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखिए अभी तक हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। लेकिन जब इतना हो गया कि भाई देखो किसी को हमने कहीं पे करंट दिया, उसने घूमना शुरू कर दिया, किसी कॉइल को हमने करंट दिया, उसको हमने कहीं नॉर्थ साउथ पोल में रखा, सॉरी किसी फील्ड में रखा और उसमें रोटेशन आना शुरू कर दिया, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, क्या क्लिक किया कि अगर हमने करंट दिया उसमें रोटेशन हुआ, हम अगर मतलब मैग्नेट को सॉरी हमने कहीं भी करंट दिया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, ऐसे सोचते हैं कि हमने कल देखा था कि जब हमने यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट दिया तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, मतलब इसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिए, तो क्या होगा, करंट जाना चाहिए भाई, बाय द लॉ रिवर्स लॉ होना चाहिए कि अगर हमने करंट दिया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड शो हुआ, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो क्या होना चाहिए, करंट मिलना चाहिए। ऐसे माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, सोचा कि अगर हम कहीं पर करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते तो मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो करंट मिलेगा रिवर्स में। वो क्या किए, 2 बार मैग्नेट रखे और उसके बीच में रख करके किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिए और उसका रिलेशन कैसे बना दिया हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ये हमारा जो प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन में देखिए क्या होता है कि सब जब भी वर्ड कहीं पे इंडक्शन आएगा, इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इसमें इंड्यूस कराना, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी किसी दूसरे में इंड्यूस कराना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। क्लियर हो बात। तो यहाँ पे इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने बताया था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हंस और स्टेड ने दिया था, और जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो माइकल फैराडे ने दिया था। स्पेलिंग हमारी बहुत रीसी होती है, माइकल फैराडे, हम बस फैराडे को एक्चुअली फैराडे लॉ भी जाना जाता है, तो फैराडे तो ठीक है, माइकल फैराडे इनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा था और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने किया क्या, उन्होंने जस्ट रिवर्स सोचा। क्या रिवर्स सोचा कि अगर कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट बनना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे सीधे 2 मैग्नेटिक फील्ड लगाए, यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दिया और यहाँ पर साउथ पोल लगा दिया और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। हम देखिए रफ फिगर स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें आप जाइएगा नहीं, ये ऐसा तो कैसा बना दिए। देखिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पर उन्होंने क्या, माइकल फैराडे ने जस्ट उसी को बना के रख दिया और कहा कि इसमें हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना चाहिए। भाई अगर वहां करंट देना डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, करंट न दे करके हमने फील्ड बना दिया है जो है। नहीं हुआ सर, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ। एक स्टोरी बनाई जा गई है कि उन्होंने बहुत गुस्से में आकर के अपने सिस्टम को उठा के फेंक दिया। क्लियर है। अच्छा फेंका, जैसे फेंका तो गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, फिर उठा करके फिर फेंक दिए, फिर गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। जब ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, माइकल फैराडे जब इसमें डिफ्लेक्शन हुआ तो उन्होंने कुछ दिमाग में क्लिक किया कि ये तो ऐसा हो रहा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल में पढ़ा गया, मतलब उसको डिटेल बताया गया। तो चलिए हम 2 तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं। हम एक पहला इंडक्शन देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक कॉइल लगाए, यहाँ पे हमने एक कॉइल लगाया, दूसरा कॉइल हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, हमने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगाया। ध्यान रखिए यहाँ पर इंड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर भी इंड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन यहाँ पर करंट से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेंगे, ठीक है। आखिर हम क्यों करेंगे, क्योंकि जल्दी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखें कि अगर हम यहाँ पे एक कॉइल लगाया हुआ है और यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको सेकेंडरी कॉइल, ऐसा नाम हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव करंट हमने यहाँ पे दे दिया, नेगेटिव करंट, सॉरी यहाँ पॉजिटिव इधर से नेगेटिव। अब देखिए कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, नो सर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमने करंट को बढ़ाया, फिर कम किया, घटाया बढ़ाया, घटाया बढ़ाया, देखें गैल्वेनोमीटर में बार बार डिफ्लेक्शन हो रहा था।
हमने करंट को यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में करंट को बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा था, करंट आ रहा था, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इसको भी बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन नहीं सर, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। यहाँ पे करंट क्या हो जा रहा है, इंड्यूस्ड हो जा रहा है। यहाँ पे करंट जो है क्या हो जा रहा है, इंड्यूस्ड हो जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने बार बार फेंकना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्टडी की तो उनको पता चला कि कॉइल के बीच रखने पर फील्ड के बीच कॉइल रखने से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, फील्ड चेंज करना होगा। जब फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फील्ड चेंज होने का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हमने बताया था कि जब कोई मैग्नेट रखा जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो उसमें जब देखा गया था ना कि क्लास 11 और 12 में इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर समझेंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पे बनाया, हमने ये सिस्टम बनाया, तो फेंकने से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तो जब देखे कि फेंक नहीं रहे, हमने केवल नॉर्थ पोल को काफी दूर ले आया, फिर इसके पास ले गए, फिर दूर ले आया, फिर पास ले गए, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मजा आने लगा। मजा क्यों आने लगा, क्योंकि देख रहे हैं कि तो हम फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्थ पोल को हटाया, फिर हमने क्या किया, साउथ पोल को, नॉर्थ को फिक्स कर दिया, साउथ पोल को हटाना शुरू कर दिया। साउथ को दूर ले गए, फिर पास ले गए, फिर दूर ले गए, फिर पास ले गए। हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कहने के दिमाग में क्लिक किया, फिर क्या किए, हम इन दोनों को फिक्स करके इस कॉइल को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिए। पहले इसके पास में ले जाते थे, फिर दूर ले जाते थे, फिर पास में ले जाए, फिर दूर ले जाया गया। और तब इसमें देखिए, तब भी यहाँ पे करंट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम अपने स्टडी को, मैथ्यू फ्राइडे ने अपनी स्टडी को बढ़ाया, अब तब समझ में आया कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही थी। तो एक वर्ड हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी में, फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होगा तो क्या होगा, फील्ड में चेंजेस होगा। तो होगा क्या, देखिए अगर हमारा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही थी, ठीक है, इस तरह से जा रही थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, हमने क्या किया, कॉइल को पहले यहाँ पे इस तरह से ले आया, देखिए बढ़ रहा है, फिर पूरा कॉइल यहाँ पे आ गया, पूरा फील्ड लाइंस इससे पास कर रही थी, फिर अचानक से हमने क्या किया, हटा दिया और यहाँ पे ले गए। यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फील्ड लाइंस एक बार जीरो हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़कर ऊपर आ जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर बढ़कर ऊपर आ जा रहा है। तो इसके थ्रू, मतलब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि फ्लक्स में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू यूनिट एरिया, जो भी एरिया हमारे पास है उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास करें, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। और फ्लक्स में चेंजेस होने का मतलब है कि अगर इसके अंदर जो एरिया हमने बनाया हुआ है उसमें फील्ड लाइंस अगर ज्यादा पास हो रहा है, अधिक पास हो रहा है, फिर कम पास हो रहा है, तो फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। फ्लक्स में चेंजेस आएगा, कॉइल को बाहर ले जाना, फिर अंदर ले जाना, फिर बाहर ले जाना, फिर अंदर ले जाना। तो हमने देखा कि फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल आर गोइंग टू बी चेंज, मतलब चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, जिसके कारण से फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। और फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्लास 12 में, जो फ्लक्स में चेंजेस होता है d∅dt, वो करंट इंड्यूस करता है। क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है। क्लियर हुआ, ये हमारे माइनस में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है, वो बात हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो बार बार फ्लक्स में चेंजेस, अब क्या हम बार बार कॉइल को बाहर ले जाएंगे, नहीं, इस तरह ऐसा करेंगे तो हम थक जाएंगे, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होगी। तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्लक्स में तो चेंज करेंगे, ना तो हम नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे, ना तो साउथ पोल को कहीं दूर ले जाएंगे, और ना तो हम कॉइल को कहीं बाहर ले जाएंगे। हम तीनों में से किसी को डिस्प्लेस ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का हम इमेजिन करते हैं, हमारे पास मान लेते हैं बुक है, यहाँ पर हमने बुक लिया हुआ है, ठीक है, ये बुक लिया हुआ है, और यहाँ से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है। आप इस तरह देखिए पीढ़ी में, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। फिर अगर हम ऐसे कर दिए तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास करेंगी, बट उनके बीच जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल आगे का है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, मतलब जो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए वो परपेंडिकुलरली एरिया से पास करनी चाहिए। अगर ये एरिया परपेंडिकुलर होकर ऐसे जा रही है तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट कम होगा तो फ्लक्स में चेंजेस होगा।
मतलब बार बार पहले अधिक हो जाना, फिर कम हो जाना, फिर अधिक हो जाना, फिर कम हो जाना, इससे भी हमारा फ्लक्स में चेंजेस होता है। और हम क्या करना शुरू कर दिए, रोटेशन शुरू कर दिए, मतलब इस कॉइल को रोटेट करना शुरू कर दिए। और जब रोटेट करना शुरू कर दिए तब तो हमारा फ्लक्स में चेंजेस आना शुरू किया। चेंजेस आने का मतलब है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रहे थे तो मैक्सिमम, ध्यान रखिए फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो मैक्सिमम, फील्ड लाइंस ऐसे हो गई तो जीरो नंबर ऑफ, क्योंकि हम देखिए एरिया हमारा ये था, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल गई तो इसमें कहाँ गई, नहीं गई ना, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ कम, फिर इस तरह जीरो, फिर धीरे धीरे करके यहाँ परपेंडिकुलर, फिर कम, इस तरह से बार बार उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, उससे जो पास करी वो कम हो जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है, फिर से बढ़ रही है। और हम पूरा का पूरा सिस्टम फिर से मोटर जैसा बना लिए, मतलब जो हमारा डीसी मोटर था वही हमने जनरेटर की तरह यूज लाया। लेकिन यहाँ पे फर्क कितना होगा, करंट हम देंगे नहीं, करंट हम क्या करेंगे, लेना शुरू करेंगे। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल लगाया, यहाँ पे साउथ पोल लगाया, लेकिन इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर से लेफ्ट हैंड रूल के प्लेस पे राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल में क्या है, चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, सेम टू सेम कॉपी करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में हमने भी 3 फिंगर्स लिया था, राइट हैंड रूल में भी 3 फिंगर्स लेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। उन्होंने भी फिर आकर के डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया और कहा कि इफ वी अरेंज आवर राइट हैंड 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स, सेंटर फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बार बार बोले तो आपको समझ लीजिएगा। इफ वी अरेंज और थंब our right hand 3 fingers, center finger, 4 finger and thumb, they are perpendicular to such a way that they are perpendicular to each other। and यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। वहां पे भी क्या दिया था, पहले फील्ड दिया था, फील्ड तो सर हम यहाँ पर भी दे रहे हैं, तो हम पहले 4 फिंगर को क्या दिखाएंगे, फील्ड को दिखाएंगे कि अगर इफ और 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये हमारा क्या है, 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करे, फील्ड को, क्योंकि यहाँ पे फील्ड पहले से बना हुआ है, क्लियर है। एंड क्या पहले सेंटर फिंगर देंगे, नहीं सर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट तो हम पहले देंगे नहीं, इसको हमको करंट लेना है, हम देंगे क्या, इसको पहले मोशन देंगे। वहां पे क्या दिए थे लेफ्ट हैंड रूल में, पहले फील्ड तो सब में दोनों में कॉमन था, फील्ड हम दोनों में कॉमन रखेंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, लेकिन इसमें हमने करंट दिया था, मोशन निकाला था, हम फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड किए थे। यहाँ पर हम क्या देंगे, हम यहाँ पर देंगे, फील्ड तो दिए, ठीक है, फील्ड दे दिए, हम मोशन देंगे। जनरेटर में हम क्या करेंगे, मोशन देंगे। ध्यान रखिएगा हमारे इसका नाम क्या बदल गया, जनरेटर हो गया, जनरेटर। कैसा जनरेटर, डीसी जनरेटर। पहले क्या था, ये डीसी मोटर था। चेंजेस क्या किया, चेंजेस किया कि हम यहाँ पे जो सोर्स और बैटरी से जोड़ के रखे थे, हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब जो हम यहाँ पे मोशन अपने से करता था, मोशन अपने से नहीं करेगा, हम यहाँ से डायरेक्शन दिखाएंगे, इसको मूव कराएंगे, जिधर ये मूव कर रहा था पहले उसको हम यहाँ इसकी एक्सल को और थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिगर अलग है, हमने फिगर इसीलिए यूज कर दिया, तो बता दिया कि चलो ऐसे ही होगा। हम इस एक्सल को थोड़ा आगे बढ़ाया, पुल्ली लगा करके उसको घुमाने के लिए कुछ अरेंज किए, चाहे वो इंजन लगाएंगे चाहे वो हाथ से घुमाएंगे, वो डिपेंड करता है हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसको एक्सल को बढ़ाया। अब क्या किया कि राइट हैंड रूल में क्या करा है कि अगर हम 3 फिंगर्स इस तरह से अरेंज करें और ये हमारा 4 फिंगर फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, थंब मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, देन आवर सेंटर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो सेंटर फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बात आ रही समझ में कि जो करंट होगा वो कैसा होगा, साधारण करंट होगा नहीं सर, वो करंट इंड्यूस होता है, वास्तव में वो साधारण करंट नहीं होता, वो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, वहां से निकलेगा। अब हम राइट हैंड रूल के हिसाब से लगाएंगे कि हम मोशन किधर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा अगर हम करंट का यहाँ पे मोशन चेंज करेंगे, मोशन डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो हमारा जो करंट इंड्यूस होगा वो कभी इस डायरेक्शन में आएगा, कभी इस डायरेक्शन में आएगा, कभी कैलकुलेटर में इस साइड से डिफ्लेक्शन होगा, कभी उस साइड से डिफ्लेक्शन होगा, बार बार करंट का डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोचिए, कुछ पूरा दिमाग लगाना है। हमने क्या किया, इसमें मोशन दिया, चलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहाँ पे ले जाके पटक देंगे। अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज दे तो ये भी जो है किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। चलो हम नीचे गया तो अपने थंब को किधर रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे की तरफ। और ये हमारा जो 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड को, तो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह का, ये हमारा 4 फिंगर, सॉरी हम 3 फिंगर्स को अरेंज करें। चलिए ये हमारा 4 फिंगर फील्ड को, ये हमारा थंब नीचे की तरफ जा रहा है, देन आवर करंट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा, हमारा
इस साइड में आना शुरू करेगा। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये किधर आना शुरू करेगा? नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में। फिर अब देखिए यहाँ पे आया, जब ये वाला पोर्शन यहाँ पर और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, फिर वही चीज होगा, ये वाला करंट यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। फिर करंट का डायरेक्शन वही रहेगा, हमको एक ही डायरेक्शन में करंट मिलता रहेगा। अभी हम लोग एसी जनरेटर भी पढ़ेंगे, एसी जनरेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ लेते हैं। उसमें थोड़ी सी पुल्ली में डिफरेंस करेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। जो पुल्ली है इसी में हम पूरा खेल करेंगे। ध्यान रखिए, पुल्ली जो होगी वो ब्रशेस से अटैच अभी भी होगी, स्प्लिट रिंग में टच की रहेंगी और ब्रश क्या करेंगे, उसको टच करते हुए रोटेट करेगा। मतलब उसको टच किया रहेगा, पीछे से स्प्रिंग लगा रहेगा। आप लोग देखे होंगे आज भी जो मोटर वगैरह आती है, जो डीसी आती है, डीसी मोटर, उसमें कार्बन लगाया जाता है। कार्बन क्या करता है, उसको पीछे से पुश, कार्बन जो है उसको, क्योंकि कार्बन एक अच्छा कंडक्टर होता है, पीछे से स्प्रिंग पुश किया रहता है, जिसके कारण से वो घिसता रहता है और वो करंट को पास कराता रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जनरेटर को भी हम लोग बना लिए बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। और इसको किसने दिया था? तो हमने नाम दिया माइकल फैराडे ने। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, सिलेबस से भले कट गया हो, हमारे 10th के सिलेबस से मोटर हटा दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आगे हम लोग चलेंगे तो फिर डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम होगी। तो हम क्यों ना हम 10th के सिलेबस को 10th में ही खत्म करते हैं और 12th के सिलेबस को 11th-12th के सिलेबस को 11th-12th में खत्म करेंगे। हमारे पास टाइम है, हम अगर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो हम ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी जितनी भी कोशिश कर लेना चाहिए, हमको दिमाग में रख लेना चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम की व्यू से नहीं पढ़ना है, हमको कंपटीशन की व्यू से भी पढ़ना है। तो हम किसी भी टॉपिक की स्किप नहीं करेंगे। हम पूरे टॉपिक जो सिलेबस में 10th में था वो आज भी मान के चलेंगे कि वो सिलेबस में है और उसको हम लोग को पढ़ते रहना है। और आप लोग इस तरह से इसको अपना ध्यान देते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली हम इसको रिपीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान रखिएगा, हमने कोशिश बीच में किया फिगर वगैरह देने के लिए, आप उससे भी समझने की कोशिश करिएगा और हम और भी इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस